हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम 9th क्लास के चौथे चैप्टर की, जो है जलवायु। एनसीईआरटी नोट्स हैं आपके, ये आपको एग्ज़ाम में फुल हेल्प करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने तो आप इन नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा और बहुत अच्छे से नॉलेज के लिए भी पढ़िए। अगर आप 9th क्लास में भी नहीं है तो इसको आप नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पहला हमने टॉपिक देखा है कि मौसम और जलवायु में अंतर। तो हम कैसे जानेंगे कि मौसम और जलवायु में अंतर कैसे क्या करें? तो आप एक तरफ लिख लेंगे मौसम, एक तरफ लिख लेंगे जलवायु। तो जलवायु में आपने क्या लिख रखा है और मौसम में क्या लिख रखा है, हम पढ़ते हैं। मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। जो मौसम होता है ना, वायुमंडलीय, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है वायुमंडलीय के बारे में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो वायुमंडलीय को दर्शाता है, जो वायुमंडलीय होती है। और उसकी अपोजिट साइड देखे जलवायु को, जलवायु एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को समझाता है। तो ये क्या हो रहा है, एक छोटा समय दिखा रहा है मौसम और एक लंबे। कहने का मतलब ये है, मौसम आता है कुछ टाइम के लिए आता है, पर जलवायु होती है ना, वो लंबे समय तक के लिए रहती है। मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है, पर जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती। आपने देखा होगा, गर्म वायु होती है वो गर्म ही रहती है, पर मौसम कभी ठंडा कभी गर्म होता चले जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। मौसम की पढ़ाई मौसम विज्ञान कहा जाता है, जलवायु की पढ़ाई जलवायु विज्ञान कहा जाता है। ये इसके कुछ अंतर थे। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं, पर इस तरीके से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। हाँ फ्रेंड्स, मानसूनी जलवायु है क्योंकि मानसून की वजह से ही तो है वो जलवायु। मानसूनी जलवायु का अर्थ है, मतलब मानसूनी शब्द से अर्थ है, अरबी भाषा से लिया गया था ये, और उसी वजह से इसको मानसूनी का अर्थ एक वर्ष के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन आने से है। जो उसकी जो पवन होती है ना, वो जलवायु होती है, वो जो बदल जाती है तो उसी को मानसून कहते हैं। मानसून मतलब कि ये मानसून आ गया है, सर्दी का मानसून आ जाता है, इनमें अलग अलग प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। मानसूनी जलवायु एशिया के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में पाई जाती है। आप देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, प्रशांत महासागर तक जा रही है, ऐसे होती भी जा रही है। इंडिया हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तिब्बत यहाँ आ गया, चीन का है ये, और मंगोल यहाँ हो जाएगा। तो क्या से होती हुई जा रही है, मंगोल से होती हुई ऊपर से होती हुई चली जाती है। ये टाइम कब का है हमारा, यह है भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति। जनवरी में कैसे, हमने देखा होगा जनवरी में ठंडा कितना मौसम रहता है, जनवरी में ठंड उसमें रहती है ना, तो जनवरी के दौरान ये मौसम आता है और पूरे भारत में फैल जाती है ये वायु। समझ रहे हो। तापमान और वर्षा में विभिन्नता। तापमान और वर्षा में विभिन्नता मतलब दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, दोनों में अंतर है तापमान और वर्षा में। देश के अंदर जलवायु विभिन्नता पाई जाती है। हाँ, ये तो हकीकत है कि जलवायु कश्मीर की अलग है तो कन्याकुमारी की अलग है, और अगर हम देखें गुजरात की अलग है तो अरुणाचल प्रदेश की अलग है, तो सबकी अलग अलग होती है। तापमान गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह 50 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगामा में तापमान लगभग 20 सेल्सियस रहता है, और जम्मू के द्रास का तापमान 45 तक रहता है। अब ये सोचिए कि जम्मू के अंदर ही दो तरीके के तापमान मिल जाते हैं। एक तो है पहलगामा की साइड हमारा क्या मिलता है, 20 सेल्सियस, और फिर द्रास की तरफ जाते हैं तो हमारा 45 सेल्सियस रहता है। तो सोचिए फ्रेंड्स, एक ही जगह तो जलवायु एक नहीं होती, मतलब वहाँ पे हमारा तापमान होता है एक नहीं होता है। वर्षा, हिमालय भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में होती है। ठीक है, वहाँ पे हिम के रूप में कहने का मतलब यह है कि वो हिमालय से पिघलने वाली वर्षा होती है। हिमालय से जो पिघल रहा है उसे वर्षा में बोला जाएगा, जो वहाँ से नदियाँ बनती है, और ये हिम के उसमें होती है तो, और जो नॉर्मली वर्षा होती है उसे नॉर्मली वर्षा कहते हैं। मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि राजस्थान में जैसे इलाके में 10 सेंटीमीटर की हो पाती है। तो मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मेघालय में होती है। ठीक है ना। मेघालय आप मुझे बताएंगे कहाँ पे स्थित है, कमेंट करके बताएंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, इसी का ही है, गर्मी का मौसम। अब गर्मी का मौसम आया है तो कैसे आता है, इसका चित्र के द्वारा समझ लीजिएगा। जमीन के गर्म होने से हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तथा उस जगह पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। मैं आपको अभी चित्र दिखाऊंगा, उसमें पहचान लीजिएगा। निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं उच्च दाब के
निम्न दाब की तरफ चलती है, मतलब निम्न वायु दाब की तरफ चलती है उच्च दाब से। तो आप ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इस चित्र से आप अच्छे से समझ गए होंगे, भरीपूर्वक समझ रहे होंगे। एक सूर्य है और उच्च दाब कहाँ जा रही है, उच्च दाब से होती हुई जल का स्रोत है। आपने देखा होगा समुद्र की तरफ से पानी होता हुआ जाता है, उससे ऊपर नहीं जा पाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो कहाँ जाता है, उच्च दाब से वो डायरेक्ट जाता है निम्न वायु दाब के पास, वायु दाब से फिर कहाँ है, सूर्य की किरणों में मिल जाता है, फिर वही बादल बन के आता है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है पानी की। मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये ऐसे गया, ये इधर, और फिर ये इधर गया, फिर ये सूर्य सन के पास, और सन ने दिया बादलों को, बादल ने वर्षा करी। ये प्रक्रिया घूमती रहती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जहाँ ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, तथा जहाँ गर्मी कम होती है वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च वायुदाब का क्षेत्र आप समझ गए होंगे, आपका क्षेत्र आप समझ गए होंगे, क्षेत्र की हवाएं निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चले लगती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं गर्मियों का मौसम। हमने क्या पढ़ा अभी, गर्मियों का मौसम ही पढ़ा था ना। तो इसके 4 मैंने बताए थे, इसके छोटे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसी के ही छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब छोटे टाइप के ही। तो ज़मीन का बहुत अधिक गर्म होना, तो इसको पूरा विस्तार से लिख दीजिए, जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र, अब दोनों दाब के क्षेत्र बता दो। समुद्री हवा में नमी होती है और इन्हीं के कारण बारिश होती है। तो ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा जब 2 नंबर का है। 4 नंबर का है तो इससे ऊपर वाली लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया था मैं, जिससे कि थोड़ा और नॉलेज हो जाए। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारण हैं वायु को प्रभावित करते हैं, भारत की जो जलवायु है ना उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि अक्षांश, आपने सुना होगा अक्षांश के बारे में। मैंने अक्षांश रेखा इस लास्ट वाले में बताया था क्या होती है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, मैंने बताया ना। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इधर 4 ऐसे होती है, तो अक्षांश रेखा ये इंडिया है, तो कौन सी इतनी है, तो लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, तो उसे विस्तार से समझा रखा है मैंने। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। अब जैसे ये भारत है, तो भारत है, ऐसे थोड़ा चित्र बनना है, उसको ज़्यादा लाइटली मत लीजिए, समझिए। कर्क रेखा जा रही है, ऐसे जा रही है, तो किस किस राज्य से जा रही है आप मुझे वो कमेंट करके बताएंगे। जिसके कारण भारत के ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है, तथा भारत के मध्य और नीचे का भाग अर्धकटिबंधीय जलवायु का होता है। अब देखिए, अब चित्र में देखिए, जैसे ये भारत है हमारा, अब ये आपको जा रहा है, ये दोनों तरीके के बता दिए गए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारी कर्क रेखा जा रही है, कौन कौन से राज्य से काटती हुई जा रही है आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए अक्षांश भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, जो मैंने अभी लाइन बताई कर्क रेखा वाली, ठीक है ना। ये दोनों अगर कर्क रेखा से नीचे जा रहा है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब ऊंचाई, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है ऊंचाई। वो किसकी, हिमालय की ऊंचाई के कारण मध्य एशिया की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण भारत मध्य एशिया से कम ठंडा क्षेत्र है। जो मध्य एशिया है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, पर भारत में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि हिमालय उस ठंडी हवाओं को ख़त्म कर देता है। अब यदि अगर हिमालय ना होता तो आज हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये मान लीजिए, अब यहाँ से हवा आ रही है, मतलब ठंडी वायु आ रही है, और ये हिमालय है और ये भारत है, आप तो पता ही है, मतलब आ रही है, तो ये भारत है हमारा इससे ही। तो क्या हो रहा है, अभी यहीं से वापसी जा रही है वो, तो क्या है, इससे टकरा कर वापसी निकल गई, तो ये भारत में नहीं प्रवेश कर पाती ठीक से, ठीक है ना फ्रेंड्स। वायुदाब और पवनें, वायुदाब और पवनों के बारे में आप अच्छे से जानेंगे। वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। उच्च, मैंने ऊपर चित्र में दिखा रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उच्च वायु दाब से ज़्यादा निम्न, अब ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, ये उच्च वायु दाब हो गई तो ये निम्न वायु दाब की तरफ चल रही है, और ये कहाँ है, सन की तरफ चल रही थी, ठीक है ना, ऊपर चित्र में है। प्रमुख कारण भी है जेट धारा अपनी वायुमंडलीय तेजी से चलने वाली वायु प्रभाव है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर अथवा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। आपने देखा होगा, मैंने पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अब इसमें 2 उसमें बांट देते हैं। ये गोलकुंडा था मैंने बताया था, और ये इसका उसका दूसरा तिनजानिया था, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक पहले महाद्वीप हुआ करता था। तो ये क्या है, हम कौन से गोलार्ध में रहते हैं, पूर्वी गोलार्ध में रहते हैं।
तो पूर्वी गोलार्ध में बताया गया है कि जो इसका कोरियल वर्त पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाई ओर चलती है। जो पवन है वो कहाँ चल रही है, दाई ओर चल रही है इस गोलार्ध में, तो यहाँ की साइड आ रही है। पर नीचे के भाग की बात करें तो वो आ रही है वायु ओर, तो ये वायुदार आ रही है और ये आ रही है दाई ओर। जेड धारा जो मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिम हवाएं पर पवनें, मतलब हवाएं कह लो, ये पवनें कह लो, होती है, जिसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है। ठीक है, ये धारा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम हिस्से से शक्तिशाली वर्षा होती है। और जेड धारा भारत के गर्मियों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है, हिमालय के दक्षिण में। अब आपको मैंने पिछले चैप्टर में पूरा प्रॉपर विस्तार से समझा रखा है हिमालय के बारे में कि कितने इंची का है, कितने किलो का है। तो इसके दक्षिण की बात हो रही है, तो इसके दक्षिण में इधर हो रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसके नीचे की तरफ दक्षिण में बहती है। ये धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तर अक्षांश के बीच होती है। अब मैं उत्तर अक्षांश के बारे में बता चुका हूँ, इनके बारे में पहले चैप्टर के अंदर, जब मैं भारत की स्थिति और उसके लोकेशन बता रहा था और उसके बारे में बता रहा था, ठीक, आकार के बारे में। तो इसके पूरे चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर सबसे पहले बात करी कि पहला टॉपिक था। अब इसका दूसरा टॉपिक बात करेंगे हम दूसरे उसमें। पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है हमारा इसका, इसी टॉपिक चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को अगले पार्ट में करेंगे, वो मैं 2 दिन के अंदर ला के दे दूँगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और आपको यहाँ शो भी हो रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।